Hi students, how are you? Today I explain about this lesson 9. The chapter name that is biomolecules. Understand? Total collection of biomolecules in a cell that is known as cellular pool. या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी मॉलिक्यूल्स को हम गेट करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स को हम प्राप्त करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स नाम देंगे। अंडरस्टैंड? जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेलुलर पूल, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें मेजर, माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट को देखा गया, माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट को देखा गया। अंडरस्टैंड? जिसमें मेजर एलिमेंट्स आपके केवल 6 टाइप के मिले, जिसको एक वर्ड नाम दिया गया जो है एक बार में ही हम कह सकते हैं चिनोप्स, CHONPS, चिनोप्स। सबसे अधिक रेंज जो मिला वो किसका मिला भाई? ऑक्सीजन का मिला। अंडरस्टैंड? उसके बाद किसका रेंज मिला? कार्बन का मिला। तब किसका मिला? नाइट्रोजन का। और सबसे कम किसका मिला? हाइड्रोजन का मिला। 0.5%। अंडरस्टैंड? इस बेस पर ये आपके जो है क्या है? मेजर एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, और माइनर एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा क्या कि जो मेजर एलिमेंट्स बनाया इन्होंने, ये पूरे प्रोटोप्लाज्म का 98% बनाया। कौन? मेजर एलिमेंट्स। 98% पार्ट जो होता है प्रोटोप्लाज्म का, ये बनाते हैं। तो माइनर में क्या होता है? 2%, जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, उसके बाद मैग्नीशियम आयन, ये जितने भी आयनाइज सब्सटेंस होते हैं ये बनाते हैं आपके केवल 2%। अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो 0.001% जो रेयर केस में पाए जाते हैं, जिसको आप ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, उनका नाम दिया गया क्या भाई? क्या नाम दिया गया? ये नाम दिया गया आपका जो है जिंक है, उसके बाद मैग्नीज है, Mn। मैग्नीशियम आपका क्या है? माइनर में है। ये क्या है? ट्रेस में है, मैग्नीज। और नेक्स्ट है Bd, वैलेडियम। अंडरस्टैंड? तो ये तो हम लोगों ने देखा एक कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन देखा, जिसमें माइक्रो, मेजर, माइनर, ट्रेस एलिमेंट। अंडरस्टैंड? ये जितने भी एलिमेंट थे, तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हम लोग जानते हैं। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये होगी भाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कैसे एनालाइज किया जाए? हाउ टू एनालाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेलुलर पुल का कंपोजिशन, सेल के अंदर क्या क्या कंडीशन है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और वो कंपोजिशन 9:1 में बताया था। 9 टाइम्स ऑर्गेनिक है तो 1 टाइम्स क्या है? इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक को हमने एनालाइज किया था एक लिविंग टिश्यू को लेकर के, हमने किसमें मिक्स करके ग्राइंड कराया था? क्या नाम था उसका? उस एसिड का नाम क्या है? जितने जो है एनिमल टिश्यू को ग्राइंड करने में जो एसिड मिक्स किया जाता है, उसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। दिस इज द मेमोराइज पॉइंट। अंडरस्टैंड? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अरे भाई CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, और ट्राइक्लोरो Cl3 ये हो गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड? इसके साथ ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद हमने क्या किया? इसको फिल्टर कर दिया।
फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर से फिल्टर कर गया, जो क्रॉस कर गया, उसका नाम रखा हमने फिल्ट्रेट, और जो क्रॉस नहीं किया उसका हमने नाम रखा रिटेंटेड। अंडरस्टैंड? तो रिटेंटेड की कंडीशन जो होती है, जो फिल्टर नहीं है, मतलब एसिड इनसॉल्युबल है। अंडरस्टैंड? और एसिड इनसॉल्युबल है तो उसका नाम रखा गया माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, और जो एसिड सॉल्युबल है उसका नाम रखा माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड? तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है 18 to 800 डाल्टन था, जबकि मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कितना था? 10,000 से एबव था। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की सारी कंडीशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये है कि ये जितने भी कंपाउंड है इससे क्या एनर्जी रिलीज होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद जो है प्रोटीन, और नेक्स्ट कंडीशन है लिपिड। ये कंडीशन, अंडरस्टैंड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। अंडरस्टैंड? तो कार्बोहाइड्रेट की जो कंडीशन है पूरे, तो उससे कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है आपकी बॉडी को पर डे, पर टाइम्स। ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अंडरस्टैंड? उतने ही अमाउंट में जो होता है आपकी प्रोटीन से भी मिलती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अंडरस्टैंड? लेकिन आपका लिपिड जो है इससे कितनी कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अंडरस्टैंड? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो रेशियो क्या हो गई इनकी? क्योंकि लिपिड से जो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम जो होती है, क्या होती है? 1 ग्राम लिपिड में जो है 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। 1 ग्राम जो है प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आपका जो है CPL की रेशियो क्या हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, तो ये हो जाएगा 1:1:2, इसका ठीक 2 गुना। किसमें? लिपिड में। अंडरस्टैंड? और लिपिड हमारा क्या है भाई? एक फिक्स डिपॉजिट है। अंडरस्टैंड? इसको अभी हम बताएंगे कि किस तरह से इसको फिक्स डिपॉजिट हम बोलेंगे, और इसको क्या है? एक कैश मनी और एक प्रॉपर्टी, 2 तरह की कंडीशन इसमें होती है। तो अब ये कहा जाए कि इसके अंदर जो कंडीशन आ रही है, तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में जो होती है, हमारी बॉडी जो है एनर्जी कहाँ से गेन करती है? कार्बोहाइड्रेट से। आप जानते भी होंगे कि एनिमल सेल्स में जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन है क्या? पॉलीसेकेराइड्स है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। अंडरस्टैंड? कल हमने बात किया एक जो है माइक्रो एंड माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में, अंडरस्टैंड, जिसमें कि सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर की बात किया, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन की बात किया। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल से। तो न्यूक्लियोटाइड तो आपका न्यूक्लिक एसिड क्या है? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल से। फैट एंड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं ये माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है, तो लिपिड क्या है? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है। इस तरह की पोजीशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अंडरस्टैंड? अब आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? एक कैश मनी का नाम देते हैं। ये कैश है आपका। अंडरस्टैंड? कैश मनी है।
जो ऑलरेडी एक्टिव रूप में आपके घरों में रहता है, आपके पॉकेट में रहता है। अंडरस्टैंड, इसको कैश मनी की तुलना किए हैं। अंडरस्टैंड कि जब भी हमारी बॉडी को जो होता है प्राइमरी स्टेज में जब एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट को ही क्या करेगा, यूज करेगा, ग्लूकोज को ही यूज करेगा। ग्लूकोज इज द इम्पॉर्टेंट फ्यूल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ग्लूकोज जो है प्लांट और एनिमल का इम्पॉर्टेंट फ्यूल। अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसा है जो ऑलरेडी फास्ट पे है। अंडरस्टैंड, तो जो फास्ट पे है तो जब तक ये कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी देगा तब तो देगा वो, लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट यदि फिनिश होता है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी गेन करेगी, तो तब आती है कंडीशन किसकी, फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स्ड डिपॉजिट की आती है। इसको हमने क्या किया है, इनएक्टिव रूप में फिक्स करके रखा है। कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। अरे फैट का कलेक्शन कहाँ होता है भाई, एडिपोज टिश्यू में होता है ना। एडिपोज टिश्यू में फैट का कलेक्शन होता है, इससे हमारी बॉडी क्या होती है, मोटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। अंडरस्टैंड, तो उस तरह की कंडीशन जो होती है इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। अंडरस्टैंड। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो कैश मनी हमारी जब समाप्त होती है तो हम किस पे नंबर लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट पे लगाते हैं। अंडरस्टैंड। और जब फिक्स डिपॉजिट यदि फिनिश होता है तब किस पे नंबर लगता है, तब नंबर लगता है किस पर, प्रॉपर्टी पे। अंडरस्टैंड, किस पर लगेगा, प्रॉपर्टी पे नंबर लगता है। प्रॉपर्टी ही जब चली गई तब क्या बचा, तब तो कुछ नहीं बचा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि कार्बोहाइड्रेट आपका कैश मनी है, प्रोटीन क्या है, प्रॉपर्टी है, लिपिड क्या है, फिक्स डिपॉजिट है। अंडरस्टैंड। और तीनों जब समाप्त होते हैं तो हमारी बॉडी क्या कर जाती है, डेड हो जाती है। अंडरस्टैंड। तब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई, तब एनर्जी नहीं मिल पाती है। अंडरस्टैंड। इसके बारे में और आगे हम बात नहीं करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड। अभी बहुत सारे पॉइंट इसमें पड़े हुए हैं लेकिन उतना हम बात नहीं करेंगे अभी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है भाई, कि अब यहाँ पे जो होता है हमें एनालाइज करना है किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अंडरस्टैंड, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को एनालिसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट, 3 स्टेप लेंगे इसमें। अंडरस्टैंड, कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे लिविंग टिश्यू। अंडरस्टैंड, लिविंग टिश्यू को हम इसको वेट करेंगे। अंडरस्टैंड। वेट करने के बाद जो कंडीशन आती है इसी को कहते हैं वेट वेट। वेट वेट क्यों भाई, इसको वेट वेट क्यों कहेंगे, लिविंग टिश्यू को हमने लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हमने एनालाइज किया, तो क्या किया, लिविंग टिश्यू को ही लिया, लेकिन वहां पर हमने जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ उसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, और ग्राइंड करने के बाद जो थिक स्लरी बनी उसको हमने फिल्टर कर दिया, तो हमें माइक्रो एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स मिल गए। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है आपका एनालिसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म कंडीशन क्या होती है इसमें, इसके अंदर। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लिविंग टिश्यू को लेंगे, उसको वेइंग करेंगे, वेट करेंगे, और जो वेट करेंगे तो शेष जो बचेगा उस पूरे कंपोजिशन को क्या नाम देंगे, वेट वेट। इसका वेट वेट नाम क्यों देंगे, क्योंकि अभी प्रोटोप्लाज्म में हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर प्रेजेंट है, जिसमें कंपोजिशन जो होता है सेल्स के अंदर जो 70% वाटर है। अंडरस्टैंड, 70% वाटर है। अब इस 70% वाटर है इसीलिए तो हमको इसको वेट वेट कहे, वेट वेट। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वेट वेट की होती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अब ये सेकेंड पोजीशन में हमने क्या किया कि इस लिविंग टिश्यू को लेकर के क्या कर दिया, इसको ड्राई कर दिया। क्या कर दिया हमने, ड्राई कर दिया, मतलब इसको सुखा दिया। अंडरस्टैंड। अब जब इसको ड्राई किया तो इसमें से
जितने भी हाइड्रोजन मतलब H2 है वो H2O की कंडीशन क्या हो गई, वो वेपोराइज हो गया, इवोपरेशन, इवोपरेशन, अंडरस्टैंड, इवोपरेट कर गया कौन, H2O। और जब इवोपरेट कर गया तो जो वेट हमारा बचा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका हम नाम देंगे हम क्या, ड्राई वेट, अंडरस्टैंड, उसको हम नाम देंगे ड्राई वेट। तो दो तरह कंडीशन मिल गई, एक मिल गई आपका वेट वेट और दूसरा मिल गया आपका ड्राई वेट, अंडरस्टैंड। जो ड्राई वेट बचा लिविंग टिश्यू का, जिसमें कि वाटर क्या कर गया, ट्रांसपिरेट कर गया, वेपोराइज हो गया, अंडरस्टैंड, जब टेम्परेचर मिला इसको तो वेपोराइज कर गया, तो हमारा जो जितना मटेरियल्स बचा उसको हम ड्राई वेट बोलेंगे, अंडरस्टैंड। अब इस ड्राई वेट को हमने थर्ड पोजीशन में क्या कर दिया, ड्राई वेट को, कि अब इस थर्ड पोजीशन में इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने बर्न किया। ड्राई वेट जो मटेरियल है इसको हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या होगा, बर्न करने के बाद की जो कंडीशन होगी, ठीक है, तो जैसे इसको हम बर्न करेंगे मतलब जलाएंगे, ठीक है, तो इसमें से जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो सब क्या कर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या कर गए, रिलीज कर गए, अंडरस्टैंड। और जो शेष बचा जो बर्न करने के बाद, तो उसका हम नाम क्या देंगे, एस, अंडरस्टैंड, एस का मतलब होता है राख, अंडरस्टैंड। क्या बच गई, राख बच गई। यदि केवल किसी वुड को यदि हम जलाएं तो जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे सब वो क्या कर जाएंगे, रिलीज कर जाएंगे, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो बचेगा वो केवल ऐसी बचेगी ना, और जब ऐसी बचेगी तो उस कंडीशन में जो ऐश के अंदर प्रेजेंट है वो आपका है क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये मिल गया आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अंडरस्टैंड। तो अब इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब हमने एनालाइज कर लिया तो नेक्स्ट कंडीशन में आपका क्या मिलता है भाई, कि जो आपका नेक्स्ट कंडीशन होता है कि एक सेल के अंदर सबसे, यदि आपके बॉडी के अंदर कोई है, तो यदि किसी लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर किसी सब्सटेंस को यदि देखा जाए, अंडरस्टैंड, सब्सटेंस को यदि देखा जाए तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, तो इस तरह की कंडीशन मिलती है आपको, जो है कंपेरिजन करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, अंडरस्टैंड, कि एक लिविंग के अंदर जो एलिमेंट है उसका अमाउंट क्या है, नॉन लिविंग के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका अमाउंट क्या है। तो यहाँ पर हम रेटिंग डालें, सबसे फर्स्ट पॉइंट में कंपेरिजन एलिमेंट, कंपेरिजन एलिमेंट प्रेजेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कंडीशन होती है कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, तो यहां पर हम डालेंगे हेडिंग एलिमेंट, अंडरस्टैंड, और यहां पर हम डालें अर्थ क्रस्ट, और दूसरी कंडीशन क्या दें हम, ह्यूमन बॉडी। दो तरह की कंडीशन। और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका परसेंटेज, अंडरस्टैंड, ये परसेंटेज कंडीशन आ गई। तो सबसे पहले हम देखें क्या भाई, फर्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन, अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन की कंडीशन, हाइड्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में क्या कंडीशन है हाइड्रोजन की, अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है 0.14%। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है,
0.5%। अंडरस्टैंड? ये आपको बता चुके हैं हम पहले, अंडरस्टैंड, लेकिन फिर एक बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका क्या, कार्बन। कार्बन की कंडीशन क्या है आपका, पूरे अर्थ क्रस्ट में 0.03% पूरे एटमॉस्फेयर में, अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है क्या प्रेजेंट है भाई, कार्बन 18.5%, अंडरस्टैंड, 18.5%। लिविंग की बात तो मैं कर चुका हूं, लेकिन अब थोड़ा नॉन लिविंग की बात हम करते हैं, अंडरस्टैंड, कि अब इसमें जो है कार्बन आपके अर्थ क्रस्ट पूरे एटमॉस्फेयर में 0.03% है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कार्बन कितना है, 18.5%, अंडरस्टैंड। कार्बन के बाद जो कंडीशन आती है वो ऑक्सीजन की आती है, थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है भाई, ऑक्सीजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में 46.6% है, अंडरस्टैंड, 46.6% है। तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, अंडरस्टैंड, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ये प्रेजेंट है आपका 65%, अंडरस्टैंड, 65%। और नाइट्रोजन की क्या कंडीशन है, नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है आपका वेरी लिटिल, अंडरस्टैंड, बहुत रेयर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है, 3.3% क्या, नाइट्रोजन, अंडरस्टैंड। उसके बाद सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब तो बात की बात है, अंडरस्टैंड। लेकिन जो मेन पॉइंट जो प्रेजेंट है आपका जो है कि नॉन लिविंग में क्या परसेंटेज है उसका और लिविंग में क्या परसेंटेज है, ये देख लीजिए, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, कि माइनर एलिमेंट, अंडरस्टैंड, माइनर एलिमेंट की बात कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करें क्या, अमीनो एसिड, अंडरस्टैंड, अमीनो एसिड की कंडीशन, कि अब ये अमीनो, सबसे पहले तो जो मेमोराइज पॉइंट है उसको हम बता देते हैं कि अमीनो एसिड जो है किसका डेरिवेटिव है। क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट और या पीएमटी का क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड, अंडरस्टैंड। तो अमीनो एसिड जो होता है आपका मीथेन का डेरिवेटिव्स है, मीथेन। अब ये आपका जो है मीथेन, अंडरस्टैंड, बीच में आपका कार्बन है, और ये मीथेन फार्मूला आपका बनाता है CnH2n+2, CnH2n+2, where C is the number of carbon, नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 है तो आपका H2 into 1, अंडरस्टैंड। अब प्लस क्या हो गया 2, तो क्या हो गया CH4, अंडरस्टैंड, CH4, 2 1 जा 2 और +2, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, CH4 किया जाएगी, मीथेन किया जाएगी, CnH2n+2। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अंडरस्टैंड। इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें चलना है कि भाई अमीनो एसिड जो है मीथेन का डेरिवेटिव्स कैसे है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ से हम इसको C को राइट कर दें, ऑलरेडी C को राइट कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से रिप्लेस करने के बाद इस पर जोड़ दिया COOH, अंडरस्टैंड, COOH। एक हाइड्रोजन को यहाँ से भी रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया NH2, और यहाँ पर हमने जो है EH को, अंडरस्टैंड, इसको हमने क्या कर दिया
और इसको तो हमने रहने दिया, लेकिन इसको जब हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या कंडीशन मिल गई आपका जो है NH2, अंडरस्टैंड। और इसको जब हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या मिल गया आपको, ये R मिल गया, ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। और यह जो होता है एक आइसोमेरिज्म शो करता है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये अल्फा कार्बन बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्यों बोला गया भाई इसको, अल्फा और बीटा। अल्फा कार्बन यहाँ पर ये किरलिटी जो है डिनोट करता है, किरल है ये, अंडरस्टैंड। और अल्फा कार्बन इसका नाम इसलिए हमने दिया क्योंकि इसके चारों हाथों में जो है क्या है, कोई न कोई फंक्शनल ग्रुप है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पर क्या है अमीनो ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है। मतलब इसके चारों हाथों में कोई न कोई ग्रुप पड़ा हुआ है, जिसको जो कार्बन चारों तरफ से किसी ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो आपका अल्फा 1 कार्बन कहलाता है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका अमीनो एसिड ये आपके अल्फा कार्बन की तरह जिसमें किरलिटी होती है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके अमीनो एसिड की, अंडरस्टैंड, जिसमें ये आपके मेथेन के एक एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हुए और रिप्लेस होने के बाद वहां पर आकर के एक एक ग्रुप क्या कर गया, जुड़ता चला गया। तो ये किसके बेस पर है, किसका डेरिवेटिव माना चाहिए इसको मीथेन का जो है डेरिवेटिव मानना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब इसे मान लीजिए एक बार और देख लेते हैं इसको, कि इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस तरह से समझ लीजिए, अंडरस्टैंड, कि ये आपका जो है क्या है मीथेन है, ये H H H H, अंडरस्टैंड, CH4 यही मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया तो इस पर हमने क्या जोड़ दिया, इस पर हमने जोड़ दिया COOH। दूसरे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया NH2, अंडरस्टैंड। और तीसरे जो है हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर जोड़ दिया एल्किल ग्रुप, ये बन गया आपका क्या अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड इज द डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, अंडरस्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, मेथेन का डेरिवेटिव्स बोलेंगे। अब आपको ये लगता होगा कि बायोमॉलिक्यूल सर कितना कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अंडरस्टैंड, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है। बस हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है, बस, अंडरस्टैंड। और कुछ इसके अंदर नहीं है। लगता है कि ये आपका पूरा बायोकेमिस्ट्री है, अंडरस्टैंड। हाँ भाई बायोकेमिस्ट्री तो है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है बायोमॉलिक्यूल्स इस लेसन से आपको डरना नहीं है, अंडरस्टैंड। और इसको बड़े जो है कांस्टेंट माइंड करके इसकी स्टडी करना है, बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है ये, अंडरस्टैंड, जिसमें कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उन्हीं के बारे में आपको एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड। तो जब एनालाइज नहीं करेंगे तो भाई कैसे डॉक्टर बनेंगे आप, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका जो है अमीनो एसिड की होती है। अब अमीनो एसिड को एक और पॉइंट दिया जाता है कि भाई इसको ज्विटर आयन क्यों कहते हैं, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग कि अमीनो एसिड को ज्विटर आयन क्यों कहते हैं, इस बात को करते हैं थोड़ा सा, अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि अमीनो एसिड दैट इज नोन एज ज्विटर आयन कैसे होगा भाई, कि अब यहाँ पर दे दिया H2N, अंडरस्टैंड, उसके बाद जो है CH, ये आपका जो है R, उसके बाद यहाँ से जो है इसको H यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जोड़ दीजिए COOH, अंडरस्टैंड। अब ये कंडीशन जो होती है क्या हो रही है भाई, अब ये आपका दोनों तरफ रिएक्शन होने जा रहा है, H3N, अंडरस्टैंड, उसके बाद CH और ये RCOO नेगेटिव, अंडरस्टैंड। उसके बाद अब ये कंडीशन क्या कही जाए कि H2N
HCHRCOO नेगेटिव। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, इसको हम ज्विटर आयन क्यों कहेंगे? अंडरस्टैंड, ज्विटर आयन जो है इस बेस पर हम कहेंगे इसको कि ये है आपका NH2 अमीनो ग्रुप और ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अंडरस्टैंड, तो अमीनो ग्रुप जो है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये अमोनियम आयन में चेंज हो रहा है, अमोनियम आयन पॉजिटिव में। अंडरस्टैंड, अमीनो ग्रुप जो है एक प्रोटॉन को रिसीव करके ये क्या कर गया, अमोनियम में चेंज हो गया। तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक प्रोटॉन को रिलीज करके कार्बोक्सिलेट बना दिया। अंडरस्टैंड, और जब एक कार्बोक्सिलेट बना दिया, एक जो है प्रोटॉन को रिलीज किया तो एक जो है एसिड की तरह काम किया इसने। अंडरस्टैंड, क्या कर दिया कि यह जो है एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है, एसिड की तरह। अंडरस्टैंड, अब क्या कर रहा है, ये एसिड की तरह ये वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड, तो जहां पर एसिड और बेस दोनों होते हैं, अंडरस्टैंड, तो जहां पर एसिड और बेस दोनों होते हैं, तो क्लास 10th में आप यही पढ़े होंगे ना कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल। अंडरस्टैंड, क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रल। अंडरस्टैंड, तो अब ये क्या कर गया कि जहां पर एसिड और बेस दोनों मिल गए तो ये न्यूट्रलाइज होगा। आयोनाइज होते हुए भी ये न्यूट्रल कंपाउंड की तरह वर्क करेगा। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद जो है तुरंत क्या करेगा, अमीनो ग्रुप जो होता है एक प्रोटॉन को रिसीव करेगा और कार्बोक्सिलिक आयन जो होता है, कार्बोक्सिलिक जिसको कहते हैं COOH एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड, तो ये स्टेट जो होगा ये आपका एक प्रोटॉन को लूज करेगा, और लूज करेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, लूज करने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज आ गया और रिसीव करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। कंडीशन हो गई कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ वर्क किया, कौन, अमीनो ग्रुप अमोनिया में चेंज हो गया। अंडरस्टैंड, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलेट में चेंज हो गया, एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। तो इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया और इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ गए तो जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पर दोनों होते क्या होते हैं, वहां पर अट्रैक्शन होता है। तो एक जो है पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेस की तरह काम कर रहा है और नेगेटिव है तो वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड, और जब एसिड बेस दोनों की तरह वर्क करेंगे तो वहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। आयोनाइज होते हुए भी ये न्यूट्रल होगा, और जब न्यूट्रल होगा तो इस तरह का कंपाउंड जो होगा आपका एम्फोटेरिक या ज्विटर आयन के नाम से जाना जाएगा। अंडरस्टैंड, एम्फोटेरिक और ज्विटर आयन इसको कहते हैं। अंडरस्टैंड, कि जो एक प्रोटॉन को रिसीव किया तो वो बेस की तरह वर्क कर रहा है, अब जो एक प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो एसिड और बेस जो दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज जाएंगे ना, एम्फोटेरिक कंपाउंड हो जाएगा वो। और एम्फोटेरिक कंपाउंड भी या उसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन भी कहते हैं, कि आयोनाइज होते हुए भी ये साइटोप्लाज्म में न्यूट्रल है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है ज्विटर आयन की, किसको कहते हैं हम, एम्फोटेरिक या ज्विटर आयन। अंडरस्टैंड, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर बताएंगे, ठीक है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, एक क्या जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उसके बाद फैट लिपिड क्या होता है। ये सारे पॉइंट हमें जो है क्या करना है, हमें इस लेसन में पढ़ना है। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना है, तब हम लोग एक एक करके जो है वाटर के बारे में, लिपिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टैंड, स्टेप बाय स्टेप हमें एनालिसिस करना है। अंडरस्टैंड, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।